क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आइए बच्चों क्लास में चलते हैं। कोड आपको याद रखना है संजय 7। ठीक, चलिए तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए रेडी हो जाइए बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप लोग आवाज सुनाई दे रही है? ममता देवी, शिवशंकर गुप्ता, मनीषा, धर्मवीर, सुरेश, मधुकर, बच्चों आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दीपशिखा, चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते बच्चों, आपको पता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। ठीक, और लगभग 100 वर्षों तक भारत और पूरब के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा। ठीक, अकेले भारत से या पूरब के देशों से व्यापार का लाभ किसने लिया? पुर्तगालियों ने लिया। पुर्तगालियों के बाद डच आए। डचों ने पुर्तगाली व्यापार को क्या किया? कमजोर किया, क्योंकि डचों की नौसेना भी बेहतर थी और पुर्तगाली कहीं न कहीं बच्चों अब जो है उनका ब्राजील की तरफ ध्यान ज्यादा था, क्योंकि ब्राजील की खोज हो चुकी थी। और इस तरह कहीं न कहीं पुर्तगालियों को भारतीय समाज या राजाओं का समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से, और कहीं न कहीं उनका जो व्यापारिक लाभ था, जो व्यापारिक कद था, वो भारत में क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। ठीक, और डच कंपनी पूरी तरह से भारत में अपने पैर जमा चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि आने के क्रम में सबसे पहले कौन है, तो आप पढ़ते हैं पुर्तगीज हैं, फिर आप पढ़ते हैं डच हैं, डच के बाद कौन है? अंग्रेज हैं। ये कंपनियों के आने का क्या है? क्रम है। ठीक, लेकिन डच आपके लिए फैक्चुअल मैटर है, कहोगे तो आप उसको भी बता देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो कौन है बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जरा चलिए पढ़ते हैं। बच्चों आपको पता है कि भारत में इंग्लैंड में एक अंग्रेज था जिसका नाम था ड्रेक, जिसका नाम था बच्चों ड्रेक। कहा जाता है कि ड्रेक ने 1580 में जलमार्ग के माध्यम से बच्चों इसने पूरे पृथ्वी का क्या किया? चक्कर लगाया। जलमार्ग से पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया जलमार्ग से। जलमार्ग से बच्चों इसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। ठीक, और जब इसने जलमार्ग से बच्चों पृथ्वी का चक्कर लगाया तो इसने पूरी तरह से जो पूरब का व्यापार था, जो भारत से होने वाला व्यापार था, उस व्यापारिक लाभ से पूरी तरह इंग्लैंड को क्या किया? परिचित कराया। इसने बताया अपनी रिपोर्ट में कि भारत और पूरब के देशों से होने वाला व्यापार जो है वो काफी आर्थिक लाभ पहुंचा सकता है। और जब ये जानकारी बच्चों इंग्लैंड को हुई, हालांकि इंग्लैंड को जानकारी तो पुर्तगीज व्यापारिक लाभ से भी हो चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसको और ज्यादा मोटिवेट करने में ड्रेक की रिपोर्ट ने अपना एक योगदान निभाया। ठीक, जिसकी वजह से कहा जाता है बच्चों कि 1599 में एक अंग्रेज जिसका नाम था बच्चों जॉन मिडल हॉल, जॉन मिडल हॉल, इसे स्थल भाग से भारत भेजा गया। जॉन मिडल हॉल ये स्थल भाग से आने वाला पहला अंग्रेज है। स्थल भाग से आने वाला ये बच्चों पहला अंग्रेज है। स्थल भाग से आने वाला ये पहला अंग्रेज है। स्थल भाग से आने वाला बच्चों ये पहला अंग्रेज है। ठीक, ये पहला अंग्रेज है। तो कहा जाता है कि जब ये आया तो उस समय मुगल बादशाह बच्चों कौन था? अकबर। उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर। लेकिन ये आया किस उद्देश्य से था? आया था बच्चों व्यापारिक विशेषाधिकार के उद्देश्य से। ये भारत में व्यापारिक अधिकार चाहता था, व्यापार करने की अनुमति चाहता था। तो व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ये हिंदुस्तान आता है। लेकिन यहां पर बच्चों यह सुविधा इसको मिल नहीं पाई। क्यों नहीं मिल पाई? उसके कुछ कारण थे।
पहला कारण ये था कि भाई पुर्तगाली व्यापारियों का व्यवहार जो है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं था। यानी भारत में पुर्तगालियों ने जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था वह यूरोपीय व्यापारियों के लिए कहीं न कहीं हानिकारक साबित हुआ। यानी मुगल दरबार में या मुगल बादशाहों की नज़र में पुर्तगीज जो यूरोपीय व्यापारी थे वो किसी भी तरीके से उचित नहीं थे, यानी कहीं न कहीं वो भारतीयों को परेशान कर रहे थे। ठीक, दूसरी चीज ये बच्चों कि कहा जाता है कि जो सूरत में भारतीय व्यापारी थे उन लोगों ने भी इनका क्या किया, विरोध किया। ठीक, उन लोगों ने भी इनका विरोध किया, जिसकी वजह से जॉन मिडलहॉल को व्यापारिक विशेषाधिकार यानी अनुमति प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन अंग्रेज बच्चों हार मानने वाले तो थे नहीं कि एक बार अगर इनको अनुमति नहीं दी जाएगी तो उससे हार मान जाएंगे, क्योंकि अगर हार मान जाने वाले लोगों में ये होते तो भारत 200 साल गुलाम न होता। ठीक है, भारत बच्चों 200 साल गुलाम न होता। तो कहा जाता है कि जब यहाँ पर व्यापारिक अनुमति इनको नहीं मिल पाई, फिर भी इन्होंने पूरब से व्यापार करने का निश्चय तो कर ही चुके थे। तो अब जब भारत से अनुमति नहीं मिल पाई बच्चों, तो भाई पूर्व में केवल भारत तो था नहीं, भाई पूर्व में मात्र भारत तो है नहीं, पूर्व में आपका दक्षिण पूर्व एशिया पूरा पड़ा हुआ है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को बच्चों स्पाइस लैंड कहा जाता था, जो मसालों के द्वीप के नाम से फेमस था। तो कहा जाता है कि इन्होंने पूरब से व्यापार करने का निर्णय चूंकि ले चुके थे इंग्लैंड के लोग, इसलिए बच्चों वहां के लोगों ने मिलकर, अब चूंकि इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का दौर शुरू हो चुका था बच्चों, प्रबोधन और पुनर्जागरण का युग आ चुका था। इंग्लैंड में एक भौतिकतावादी संस्कृति ने जन्म ले लिया था। वहां के व्यापारियों में पूंजी का कलेक्शन होना शुरू हो गया था, लोग व्यापार वाणिज्य बेहतर तरीके से कर रहे थे, तो पूंजी जनरेट होना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी इतने बड़े स्तर पर वहां पर पूंजी जनरेट नहीं हुई थी कि कोई अकेला व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी संस्था को बना पाता। ठीक है, इसीलिए जब वहां के व्यापारियों ने पूरब से व्यापार करने का निर्णय लिया तो बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का विचार किया, क्योंकि एक व्यापारी के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं थी। और आज भी सामान्यता आपने देखा होगा कि भले टाटा, बिरला और अंबानी जैसे लोग हैं, लेकिन वो भी एक व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं न कहीं जब भी कोई कंपनी स्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी को क्या करते हैं, जुटाते हैं, जिसे कहते हैं शेयर बेचना। ठीक है, यानी मान लीजिए आप 10 करोड़ की कोई कंपनी आप स्टेब्लिश कर रहे हो तो आप उसका 20% शेयर क्या करते हो, बेच देते हो, ताकि मार्केट के पैसे को क्या करो, इकट्ठा कर सको। वही चीज़ बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी क्या हुआ कि जब यहाँ के लोगों ने पूरब से व्यापार करने का निर्णय लिया तो कहा जाता कि मर्चेंट एडवेंचर्स 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों ने मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों ने ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों ने क्या बनाया, एक कंपनी बनाई बच्चों। इन्हीं के मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के समूह ने एक कंपनी बनाई जिसे क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे बच्चों क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कंपनी तो बन गई। अब ये कई लोगों की संयुक्त पूंजी से बनी थी, कंबाइंड पूंजी से, यानी कई लोग शेयर धारक थे इसमें। इस कंपनी को बच्चों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने, इंग्लैंड की महारानी बच्चों एलिजाबेथ टेलर ने इसे क्या किया, व्यापारिक अनुमति दिया, इसे व्यापारिक अनुमति प्रदान किया, इसे इन्होंने व्यापारिक अनुमति दिया। इस अनुमति को अनिश्चित काल तक किसने बढ़ाया बच्चों, राजा जेम्स ने। इसे अनिश्चित काल तक किसने बढ़ाया, राजा जेम्स ने बढ़ाया। राजा जेम्स ने इसे क्या किया, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। अब देखिए कहते हैं कि राजा जेम्स ने जब इसे अनिश्चित काल तक बच्चों बढ़ाया तो अब चूंकि भारत
में ये अनुमति लेने के लिए प्रयासरत थे। भारत से अभी अनुमति इनको मिली नहीं थी। जॉन मिडेल हॉल का प्रयास जो है क्या था, विफल हो चुका था। जॉन मिडेल हॉल का प्रयास बच्चों क्या था, विफल हो चुका था। इसलिए जब इस कंपनी को परमिट मिल गया रानी के द्वारा, और रानी ने इस कंपनी को 15 वर्ष पूर्व से व्यापार करने की अनुमति दी। पूर्व से व्यापार करने की क्या दी, अनुमति। पूर्व से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। पूर्व से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। बाद में राजा जेम्स ने इसे अनिश्चित काल तक कर दिया। बाद में राजा जेम्स ने बच्चों इसे क्या किया, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। अनिश्चित काल तक क्या किया, बढ़ा दिया। अब देखिए, कहते हैं कि जब इनको व्यापार की अनुमति मिल गई तो अभी भारत से परमिशन तो मिली नहीं, तो भारत कैसे जाएंगे, भारत कैसे जाएंगे। इसीलिए जब 1600 ईस्वी में कंपनी का निर्माण हो गया तो कंपनी ने सबसे पहले 1601 से लेकर 3 और 1604 से लेकर 1606 ईस्वी तक इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार किया। कहाँ पर व्यापार किया बच्चों, दक्षिण पूर्व एशिया से इन्होंने व्यापार किया, ठीक। लेकिन इस दौरान इन्होंने भारत से व्यापारिक अनुमति लेना अपना छोड़ा नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रयास इन्होंने भारत के लिए शुरू किया था उस प्रयास को इन्होंने अभी त्यागा नहीं था। यानी ये लगातार अभी बच्चों इस प्रयास में लगे हुए थे कि हम भारत से व्यापारिक अनुमति क्या कर लें, प्राप्त कर लें। बच्चों, इतनी रात को पढ़ा रहा हूँ और आपकी संख्या अगर इस तरह से रहेगी तो फिर आप मुझे निराश करोगे, ठीक है। तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि कम से कम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए क्लास में। सुरेश जी, मधुकर सरलाल, आयुष जी, बेटा थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिए, जहाँ से भी जुड़े हों, जहाँ भी हों, आप लोग कम से कम बच्चों को क्लास के बारे में बताएं, क्योंकि अगर इतनी मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों की संख्या अच्छी रहे। ठीक है, बात समझ रहे हैं नहीं आप लोग। सुरजीत जी, मज़ा आपको आ रहा बेटा, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा बेटा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कम संख्या रहने पर मुझे बेहद निराशा होती है, ठीक है। और आप लोग अगर इसी तरह से रहोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। कम से कम 100 के ऊपर होना चाहिए आप लोगों की संख्या, ठीक है। तो एक बार आप लोग दिल से अगर कोशिश करिए, जहाँ भी जुड़े हों आप लोग ग्रुप में, लिंक को शेयर करिए फटाफट, ठीक है। ठीक है बबलू जी, ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग प्रयास करिए थोड़ा। आइए अब देखिए, तो कहने का मेरा मतलब ये है बच्चों कि कंपनी भारत से व्यापार करने के अपने इरादे को त्यागा नहीं था। बात समझ रहे नहीं, इरादा अब भी था कि हम भारत से व्यापारिक अनुमति क्या करें, प्राप्त करें। तो जब पहला प्रयास, तो इस दौरान इन्होंने व्यापार कहाँ से करना शुरू किया, दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। और इसी बीच उन्होंने बच्चों, इसी बीच कहते हैं कि भाई 1599 में उन्होंने जॉन मिडेल हॉल को भेजा था स्थल भाग से। जॉन मिडेल हॉल बच्चों स्थल भाग से आए थे, जॉन मिडेल हॉल स्थल भाग से आए थे ये, ठीक। हालांकि ये सफल नहीं रहे, लेकिन इसके बाद बच्चों किसको भेजा गया, इसके बाद भेजा गया कैप्टन हॉकिंस को। कब, 1608 में। तो जब ये आया था तब मुगल बादशाह कौन था, अकबर। सोचा है अकबर मर गया है, चूंकि अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, ठीक है। तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो इनको लगा कि भाई चलो अकबर के पुत्र जहांगीर साहब हैं, हो सकता उनसे काम बन जाए। तो किसको भेजा, कैप्टन हॉकिंस को। किसको भेजा इसने, कैप्टन हॉकिंस को भेजा। अब देखिए, कैप्टन हॉकिंस जब आता बच्चों तो ये हिंदुस्तान आया कब, 1608 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जहांगीर से कब मिलता है, तो ये जहांगीर से मिला 1609 में। 1609 में ये जहांगीर से मिलता है। कहाँ पर बच्चों, आगरा में। कहाँ पर मिला, आगरा। आगरा में ये जहांगीर से मिलता है बच्चों, ठीक।
लेकिन इनका भी जो उद्देश्य था बच्चों वह पूरा नहीं हुआ। ठीक है, यानी कैप्टन हॉकिंस भी बच्चों व्यापारिक विशेषाधिकारों को अर्जित नहीं कर पाए और ये भी अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर से नहीं ले सके। ठीक है, यानी इनको भी व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो इनको भी बच्चों व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कहा जाता है कि जब 1608 में ये बच्चों वापस हुआ तो इसी समय 1611 में मिडल्टन नामक एक अंग्रेज बच्चों कहाँ जाता है, गुजरात। गुजरात मुगलों के अधीन था। आपको याद होगा गुजरात अकबर की सबसे द्रुतगामी विजय मानी जाती है, सबसे तेज विजय मानी जाती है। गुजरात को अकबर ने 2 बार जीता और यही वो पहला मौका था जब अकबर जो है पुर्तगालियों से मिला, अकबर जो है समुद्र को देखा। तो कहते हैं बच्चों यहां पर जब ये हॉकिंस वापस चले गए तो मिडल्टन नामक एक अंग्रेज था जो 1611 में मुगल सूबेदार गुजरात के बच्चों, गुजरात के मुगल सूबेदार, गुजरात के मुगल सूबेदार, गुजरात के मुगल सूबेदार से इसने क्या किया, गुजरात में बच्चों फैक्ट्री स्थापित करने की क्या किया, अनुमति ले लिया। किसने, मिडल्टन ने। और जैसे ही इसने गुजरात में कंपनी स्टेब्लिश करने, फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की अनुमति लिया स्वाली नामक स्थान पर बच्चों, ठीक, वैसे ही कैप्टन वेस्ट, ध्यान दीजिएगा, कैप्टन वेस्ट ने 1611 में सूरत में अंग्रेजों की बच्चों पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। ठीक है, तो यहीं पर सूरत में अंग्रेजों की क्या हुई बच्चों, पहली फैक्ट्री क्या हो गई, स्टेब्लिश हो गई। जो पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो आप कहते हो सूरत में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की बच्चों दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, तो वो भी है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम, दक्षिण भारत में बच्चों मसूलीपट्टनम जो है पहला ऐसा केंद्र है जहां पर इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई। कब, 1611। कहां पर, 1611 में। ठीक है, अब देखिए जरा गौर फरमाइएगा बच्चों, सूरत में इनकी बनी पहली फैक्ट्री। अब आपको ये तो पता है कि जो तटीय क्षेत्र होंगे वहीं पर फैक्ट्रियां बनाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि भाई दमन, दीव, साष्टी और वसई, बम्बई, गोवा, कालीकट, कोचीन, ये पूरा तट ही पुर्तगालियों के कब्जे में था। ये पूरा तट ही बच्चों क्या था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। अब पुर्तगालियों के बाद जब डच आए तो इनमें से बहुत सारे केंद्र को डचों ने अपने अधीन कर लिया। यानी ये तट जो है रंजिश से भरा है, पूरे बच्चों कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा से भरा है। ठीक, तो अंग्रेजों के लिए यहाँ पर बहुत कम अवसर थे और बिना युद्ध के वो इन क्षेत्रों में बच्चों कहीं न कहीं फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं कर सकते थे। यानी यहाँ पर अगर वो स्टेब्लिश होना चाहते तो उनको युद्ध का सहारा लेना पड़ता और वह एक नए देश में आकर तुरंत युद्ध में उलझना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा वो कोरोमंडल तट को आधार बनाएंगे। कोरोमंडल तट में आप देखिएगा मद्रास में वो अपना केंद्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे और हमेशा वो तटीय क्षेत्रों को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का मतलब है नौसेना, क्योंकि नौसेना ही इंग्लैंड की सबसे सुप्रीम पावर थी और नौसेना का महत्व तब है जब आप समुंदर के क्या हो, किनारे हो, जब आप समुंदर के बच्चों क्या हैं, किनारे हो। और सीधी सी बात, ये जो तट है, यह तट बच्चों कहीं न कहीं रेशम, सूती वस्त्र, सोरा
इन चीजों के उत्पादन का केंद्र है बंगाल। ठीक, तो ये कोशिश करेंगे कि ये कोरोमंडल तट पर अपना क्या करें, नियंत्रण स्थापित करें। इसीलिए आप देखिएगा इनके जो केंद्र बनेंगे, माने सूरत और भड़ौच को अगर आप छोड़ दीजिए बच्चों, तो इनके सूरत और मसूलीपट्टनम को, तो इनकी जो फैक्ट्रियां बनी वो अजमेर, बुरहानपुर, आगरा, भड़ौच इन केंद्रों पर बनाई गई। ठीक, और इनका जो प्रारंभिक व्यापार होता था बच्चों, वह रेशम, सूती वस्त्र और सोरा जैसी वस्तुओं का होता था। अफीम इनके व्यापार का विषय अभी नहीं था। अफीम इनके व्यापार की वस्तु तब बनेगा जब चीन से इंग्लैंड का व्यापारिक घाटा बढ़ने लगेगा। जब चीन और इंग्लैंड में व्यापारिक घाटा बढ़ने लगेगा तो चीन से होने वाले घाटे की भरपाई करने के लिए ये अंग्रेज बच्चों भारत में क्या करेंगे, अफीम का प्रोडक्शन करेंगे और भारत से अफीम उत्पादन करके चीन को भेजेंगे और चीन को अफीम का आदी बना देंगे। ठीक, और इंग्लैंड का होने वाला नुकसान जो है भारत के पैसे से क्या होगा, भरा जाएगा। ठीक, वो तो बाद की बात है बच्चों। ठीक है, वो तो बाद की बात है। ठीक, आइए, तो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए, कहते हैं कि सबसे पहले हम केंद्र बनाएंगे किसको, बंगाल को। सबसे पहले केंद्र किसको बनाएंगे, बंगाल को। कि बंगाल में इन लोगों ने कैसे, बंगाल में कैसे बच्चों इन लोगों ने अपना अधिकार किया, क्योंकि बंगाल ही मूल केंद्र है। बंगाल के पैसे से ही ये पूरे भारत को जीतेंगे। कहा जाता है कि बच्चों, अगर कहा जाता है कि अगर क्लायू के स्थान पर डुप्ले ने चाबी बंगाल में खोजी होती तो भारत में अंग्रेजों का इतिहास नहीं बल्कि फ्रांसीसियों का इतिहास होता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर वो कौन सा कारण था कि क्लायू द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लेने से इंग्लैंड को वह क्या मिल गया जिसकी वजह से आने वाला 200 वर्षों तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम बना रहा? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बंगाल से अंग्रेजों को मिली और कहीं न कहीं ये चीज़ें बच्चों क्लायू को बंगाल भारत का क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। तो आखिर बंगाल को किस तरीके से इन्होंने अपने अधीन किया, उसकी एक कहानी आपको बच्चों धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए और एकदम माने पूरी तरह से एक सीक्वेंस में आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, आपको पता है कि जब भाई औरंगजेब, जब अकबर था तब ये आने का प्रयास किए, और जब जहांगीर मुगल बादशाह था तो जहांगीर के समय इन्होंने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, चाहे वो सूरत रही चाहे वो मसूलीपट्टनम रही, दोनों जहांगीर के समय इस्टेब्लिश हुई। और इसके बाद अजमेर में भी इन्होंने केंद्र बनाया। इसके बाद भड़ौच में भी केंद्र बनाया। भड़ौच आप जानते हैं बच्चों गुजरात, बंदरगाह है, थोड़ा दूर लिख दिए, यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो भड़ौच को भी इन्होंने केंद्र बनाया। और भड़ौच के अतिरिक्त बच्चों बुरहानपुर दक्षिण में था, यहाँ था बुरहानपुर। चूंकि ये प्रारंभिक चरण में वस्त्रों का व्यापार करते थे ना, इसलिए अंदर इनकी फैक्ट्रियां आपको दिखेंगी। ठीक है, अंदर इनकी फैक्ट्रियां दिख रही हैं, आपको लगेगा तटीय क्षेत्रों में होनी चाहिए थी, नहीं। अभी चूंकि इनके व्यापार की वस्तुएं अलग हैं, अभी ये वस्त्रों का व्यापार कर रहे हैं, रेशम का व्यापार कर रहे हैं, सूती वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं, तो इनके केंद्र अंदर होंगे। आगरा भी इनका केंद्र था बच्चों, आगरा, अजमेर, भड़ौच, बुरहानपुर। और देखिए, कहते हैं कि बंगाल में इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी बच्चों हुगली। बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1651 में बनी, किसके समय, शाहजहां के समय। इस समय मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां। ठीक है, इस समय बच्चों मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां। अब देखिए इसी बंगाल को पकड़िएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बंगाल से ही आगे बढ़ना बच्चों, क्योंकि पूरी कहानी का दारोमदार सिर्फ जो है एक ही स्थान पर रचा गया, और वो स्थान है बच्चों क्या, बंगाल। ठीक है, तो बंगाल पर अंग्रेजों ने किस तरह से अपने धीरे धीरे अपने राजनीतिक वर्चस्व को बच्चों कायम किया, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, कहते बच्चों कि जिस समय यहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहां थे, शाहजहां जिस समय मुगल बादशाह थे यहाँ पर बच्चों,
उस समय यहाँ पर शाह शुजा गवर्नर जनरल था। शाह शुजा सूबेदार थे। शाह शुजा नाम सुना होगा बच्चों। शाह शुजा यहाँ के उस समय क्या थे? सूबेदार थे। और आपको पता है कि बंगाल जो है मुगलों का बच्चों क्या था? एक प्रांत था। बंगाल क्या था? मुगलों का एक प्रांत था। और प्रांतपति यानी सूबेदार की नियुक्ति कौन करता था? मुगल बादशाह करता था। तो यहाँ पर शाह शुजा एक सूबेदार थे जिनकी नियुक्ति किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक। अब पहली बार 1651 में शाह शुजा के समय ही हुगली में अंग्रेजों ने क्या किया? पहली अपनी फैक्ट्री बनाया। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहले अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार तो मिले, क्योंकि बिना व्यापार करने के अधिकार के आप फैक्ट्री बना कैसे सकते हैं? तो कहा जाता है कि शाह शुजा जो उस समय बंगाल का सूबेदार था, इसी ने पहली बार 3000 वार्षिक कर के बदले 3000 वार्षिक कर के बदले 3000 वार्षिक कर के बदले इसने बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। इसी ने बच्चों बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। बंगाल में विशेषाधिकार दिया। ठीक है। ये पहला ऐसा अवसर था जब शाह शुजा द्वारा बच्चों बंगाल में अंग्रेजों को कदम रखने का मौका दिया। और इसी समय 1651 में हुगली में बच्चों इन्होंने क्या किया? पहली फैक्ट्री बनाया। और आपको पता है कि भाई अंग्रेजों की जो फैक्ट्री होती थी वो क्या थी? यहाँ पर बच्चों क्या किया जाता था? वस्तुओं को संग्रहित किया जाता था और फिर से बंदरगाह तक ले जाकर इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। ठीक है। यानी यहाँ पर कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था होती थी और साथ साथ जो बच्चों यहाँ पर जो वस्तुएं ये खरीद के लाते थे, कच्चा माल, उसको यहाँ पर क्या करते थे? संग्रहित करते थे। ठीक है। तो पहला आधार शाह शुजा के समय बंगाल में अंग्रेजों ने बच्चों बनाया। पुर्तगीज पहले से यहाँ आ चुके थे। डच जो है चिंसुरा में अपना केंद्र बना चुके थे। डच जो है चिंसुरा में अपना बच्चों केंद्र बना चुके थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद किसने? इसके बाद बच्चों यहाँ पर सत्ता बदल गई। शाहजहां के समय यहाँ कौन आ गया? औरंगजेब आ गया। अब यहाँ मुगल बादशाह किसने था? औरंगजेब। औरंगजेब के एक मामा थे बच्चों जिनका नाम था शाइस्ता खां। औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खां। और आपको याद होगा बच्चों तो ये वही शाइस्ता खां हैं जिनको शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए औरंगजेब द्वारा भेजा गया था। और ये गए थे बच्चों वहाँ पर शिवाजी को गिरफ्तार करने, तो उसके पूना के किले पे कब्जा करके बैठ गए। और जब ये पूना के किले पे कब्जा करके बैठ गए तो बच्चों कहा जाता है कि रात के पहर में शिवाजी जो है क्या करता है? मिठाई की टोकरी में 40 बाराती बनकर प्रवेश करता है और रात में इनके अंगूठे काट देता है। और ये भाग कर वहाँ से बच्चों आगरा आते हैं। आगरा में सुबह औरंगजेब अपना बर्थडे मना रहा था। ठीक। देख कर क्रोधित हो जाता है इनको और वहीं से इनको भगा देता है कि सीधे बंगाल भाग जाओ। और इनको बंगाल का सूबेदार बना देता है। किसको? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां बच्चों मामा थे, अब क्या करे? डांट तो नहीं सकता था, बोल तो नहीं सकता था, लेकिन राजधानी से दूर भेज दिया, क्या निकल लो यहाँ से। तो शाइस्ता खां बन गए शाह शुजा के स्थान पर क्या? बंगाल के सूबेदार। तो शाइस्ता खां ने क्या किया बच्चों? शाइस्ता खां ने क्या किया? जब यहाँ 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में अंग्रेजों को विशेषाधिकार दिया गया तो व्यापार करने की अनुमति थी। ये विशेषाधिकार क्या था? व्यापार करने की एक अनुमति थी। लेकिन जब आप व्यापार करते तो वस्तुओं पर जो टैक्स लगता आप वो टैक्स भी देते, और जब आप उनका इंटरनेशनल ट्रेड करते बंदरगाहों से तो आप कस्टम ड्यूटी भी देते, आयात कर और निर्यात कर भी देते। तो यानी वस्तुओं पर लगने वाले जो अतिरिक्त कर थे उसे अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे? अदा करते थे। बुलियन लाते थे, सोना बुलियन लाते थे, बदले में क्या देते? वस्तुएं ले जाते थे। भारत भी व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को इसलिए दे रहा था क्योंकि अभी भारत क्या था? लाभ की कंडीशन में था बच्चों। भारत अभी प्रॉफिट की कंडीशन में था। ठीक है। तो यहां पर शाइस्ता खां ने क्या किया? इन्होंने 1672 में एक फरमान जारी कर दिया। शाइस्ता खां साहब ने इन्होंने 1672 में एक फरमान जारी किया कि भाई अंग्रेज जो है अतिरिक्त कर अदा न करें।
अतिरिक्त कर से अंग्रेजों को क्या कर दिया, मुक्ति दे दिया। अंग्रेजों को अतिरिक्त कर से इन्होंने क्या किया बच्चों, मुक्ति दे दिया। इन्होंने कहा भाई जो आप अतिरिक्त टैक्स अदा करते हो आप उस अतिरिक्त टैक्स को अदा मत करिए, ठीक है। इन्होंने अतिरिक्त कर से क्या किया, मुक्ति दे दिया। अच्छा, मुगल बादशाह औरंगजेब से भी नहीं रहा गया। औरंगजेब ने 1780 में एक फरमान जारी कर दिया। 1680 में इन्होंने 1680 में एक फरमान जारी किया और कहा कि अंग्रेज व्यापारियों से, इन्होंने कहा कि अंग्रेज व्यापारियों से चुंगी कर न लिया जाए। इन्होंने चुंगी कर क्या किया, माफ कर दिया। चुंगी टैक्स माफ कर दिया। लेकिन बदले में औरंगजेब आगे कहता है था तो बच्चों बहुत चालाक, आगे कहा कि जो 2.5% टैक्स अंग्रेजों से लिया जाता है, इस 2.5% के अतिरिक्त 1/2% क्या लिया जाए, जजिया लिया जाए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों पर इसने क्या किया बच्चों, जजिया लगा दिया। और आपको पता है कि औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर इसने क्या किया था, जजिया लगाया था। तो इसने बच्चों, चूंकि जजिया एक ऐसा टैक्स है जो गैर हिंदुओं से लिया जाता है, जजिया कैसा टैक्स है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, माफ़ करिएगा, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, यानी जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनसे वसूला जाने वाला टैक्स है। तो जो मुसलमान नहीं हैं वो भारत में क्या थे, हिंदू थे। लेकिन अब एक नई बिरादरी हिंदुस्तान में आ गई थी, वो हैं कौन, अंग्रेज। तो ये भी मुसलमान नहीं थे, इसलिए गैर मुसलमानों की श्रेणी में ये अंग्रेज भी आते थे, इसलिए औरंगजेब ने यहाँ भी लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं। बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तमन्ना कौशल, क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। हाँ, सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासक नहीं, हिंदू मनसबदार थे, ठीक है। वो क्यों थे वो बाद में आप समझेंगे, ठीक है। वो औरंगजेब की ज़रूरत थी इसलिए थे, ऐसा नहीं था कि हिंदुओं से औरंगजेब को प्यार हो गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ें अब। चलिए आगे चलते हैं। शालू गौर, आप लोगों के नाम बच्चों लगभग याद हो गए हमको, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि कम से कम इस क्लास में 100 लोग रहेंगे, लेकिन आप लोग इतने लोग मिल के नहीं कर पाए, ठीक है। इतने लोग मिल के आप लोग नहीं कर पाए। मैं राजकुमार जी अभी तो प्रयागराज से हूँ, ठीक है। बाकी दिल्ली और प्रयागराज दोनों मानकर चलिए कि दोनों जगह से हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो औरंगजेब ने बच्चों क्या किया, यहाँ पर ये छूट प्रदान किया। अब जब औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया तो ये बात बच्चों अंग्रेज़ों को बच्चों क्या हुई, खलने लगी, ठीक। अब उनको लगा कि नहीं ये तो गलत है। अब अंग्रेज जो है बच्चों आए थे लाभ कमाने, और टैक्स की दर बढ़ाने से उनका लाभ क्या होने लगा, प्रभावित होने लगा। उनकी वस्तुएं बच्चों कहीं न कहीं उनकी लागत ज़्यादा आने लगी। अब जब लागत ज़्यादा आने लगी तो इन लोगों ने बच्चों अब राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया बच्चों, कहा जाता है कि बंगाल के सूबेदार ने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया
और ये भाग कर मजबूर होकर कहाँ चले गए, बंगाल, जहाँ पर गंगा नदी गिरती है, फुल्टा द्वीप पर। ठीक, तो औरंगजेब के समय भी इनको एक बार बच्चों क्या किया गया, खदेड़ा गया था। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बेहद चालाक थे, आपको पता है कि जब यहाँ से इनको बंगाल से खदेड़ दिया गया तो अंग्रेज में एक था जिसका नाम था बच्चों जॉब चरनाक। जॉब चरनाक बच्चों वापस आता है क्षमा मांगने। जॉब चरनाक, जॉब चरनाक आता है। जॉब चरनाक बच्चों जब आया तो औरंगजेब से पहले तो इसने अपने किए के लिए क्षमा मांगी। औरंगजेब ने कहा ठीक है भाई, हम क्षमा कर देते हैं। ठीक, क्षमा करने का मतलब था कि बंगाल में व्यापार करने का पुनः अधिकार देना, तो पुनः अधिकार दे तो दिया, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि ऐसा है भाईजान, आप 1.5 लाख जो है, ठीक, 1.5 लाख क्या कर दो, जुर्माना भर दो, और 1.5 लाख जुर्माना भरने के बदले बंगाल में पुनः जो है व्यापारिक विशेषाधिकार क्या करिए, ले लीजिए। ठीक, और ऐसा करके बच्चों उसने पुनः अंग्रेजों को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। यानी अगर मुगल बादशाह यहाँ दूरदर्शी होता तो अंग्रेजों की गतिविधियों को बच्चों अगर समझ पाता तो आने वाला हिंदुस्तान शायद गुलाम न होता। लेकिन उस समय चूंकि लाभ हिंदुस्तान का था, इसलिए हिंदुस्तानियों को इस वजह से कोई शक नहीं हुआ। अब कौन जानता था भविष्य बच्चों, क्या औरंगजेब जानता था कि जो काम हमने अपने पिता के विरुद्ध किए हैं वही काम हमारे बेटे हमारे विरुद्ध करेंगे, है कि नहीं? तो भविष्य कौन जानता है? अगर भविष्य और हम आप जानते हों तो हम अपने भविष्य को बेहतर न कर लें। तो यहाँ पर बच्चों पुनः अधिकार मिल गया। ये वही जॉब चरनाक है बच्चों जो सूतानाती गांव की जमींदारी खरीदेगा। किस गांव की बच्चों? सूतानाती। सूतानाती ग्राम की जमींदारी क्या करेगा? खरीदेगा। और आगे चलकर बच्चों अजीमुशान से, किससे? अजीमुशान से 3 जागीरदारी, एक गोविंदपुर, कोलिकाता, गोविंदपुर, कोलिकाता, ये 3 जागीरें मिलाकर बच्चों क्या बनेगा? कलकत्ता बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? कलकत्ता बनेगा। ठीक, कलकत्ता का स्थापना किसके द्वारा होगा? जॉब चरनाक के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा बच्चों? जॉब चरनाक के द्वारा होगा। और जब कलकत्ता ये बच्चों क्या बन जाएगा? फोर्ट विलियम यहाँ पर बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर? फोर्ट विलियम। जब यहाँ पर फोर्ट विलियम नामक किला अंग्रेज बना लेंगे, ठीक, तो यह फोर्ट विलियम नामक किला राजा विलियम तृतीय के नाम पर बना था। और इस फोर्ट विलियम नामक किले का पहला जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा बच्चों? चार्ल्स आयर। कौन बनेगा? चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो है इस किले का, इस दुर्ग का बच्चों क्या बनेगा? पहला अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, ये बच्चों पहला क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। ठीक, तो यहां तक तो बच्चों गलीमत थी। ठीक है, यहां तक गलीमत थी। लेकिन कहा जाता है कि मुगल बादशाह फर्रुखियर जिस समय बादशाह थे, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद, चूंकि मुगल सल्तनत में बच्चों उत्तराधिकार के संघर्ष शुरू हो जाते हैं। ठीक, और मुगल सत्ता धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमजोर होने लगी। औरंगजेब के मरने के बाद उसके बेटों ने उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा और मुअज्जम राजा बना, बादशाह बना। मुअज्जम के बाद उसके 4 बेटे आपस में लड़े। उसके बाद जहादर शाह बादशाह बना। जहादर शाह के बाद बच्चों फर्रुखियर, जिसको लंपट मूर्ख कहते हो, वो शासक बना। ठीक, तो इस तरह कहीं न कहीं मात्र देखेंगे आपकी 15 वर्षों में 6 मुगल बादशाह परवर्ती काल में बदल चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने नाम आपको लिया, फर्रुखियर तक बता दिया। फर्रुखियर के बाद अजीमुशान आता है, रफ़ीउद्दर्जात आता है, फिर रफ़ीउद्दौला। ठीक, फिर आपके बच्चों मोहम्मद शाह, फिर जो है अहमद शाह, फिर आपके शाह आलम साहब आते हैं। इस तरह से मुगलों का दौर शुरू होता है, जो कहीं न कहीं मने मुगल वंश के पतन को बच्चों क्या करता है? दर्शाता है। कहते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक नाम आता है जिसका नाम है इब्राहिम खां। इब्राहिम खां ने 1791 में इब्राहिम खां 1791 में बच्चों इन्होंने 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल में चुंगी से क्या किया? छूट दे दिया था। इन्होंने कहा कि भाई 3000 आप वार्षिक कर हमको दीजिए, 3000
वार्षिक कर दीजिए। इन्होंने कहा कि भाई 3,000 आप वार्षिक कर दीजिए और आपको चुंगी देने की ज़रूरत नहीं है, चुंगी से मुक्ति प्रदान कर दिया। लेकिन यह छूट बच्चों बहुत लंबे समय तक नहीं रही, ठीक है, और आगे चलकर ये छूट समाप्त हो गई थी। इसे पुनः बहाल किया जाएगा किसके समय? फर्रुखियर के समय। किसके समय बच्चों? फर्रुखियर के समय, ठीक। फर्रुखियर को एक्चुअली बच्चों क्या हुआ था? बीमार चल रहे थे, ठीक। तो जॉन सोरिमन के नेतृत्व में एक दल जो है फर्रुखियर से मिलने जाता है व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कहा जाता है बच्चों उस दल में एक चिकित्सक था जिसने फर्रुखियर की क्या कर दिया? चिकित्सा कर दिया। ये बात कब की है? 1717 की, ठीक है। और 1717 में जब मुगल बादशाह फर्रुखियर की उसने क्या किया? चिकित्सा किया। डॉक्टर का नाम हैमिल्टन था बच्चों। उसने जब इनकी चिकित्सा कर दिया तो राजा मुगल बादशाह फर्रुखियर साहब, चूँकि बड़े भाई बादशाह थे, ये खुश हो गए तो फरमान जारी कर दिए, कहे 3,000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेज़ों को बंगाल के साथ साथ गुजरात, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों में चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है और साथ साथ इन्हें अपनी टकसालों में मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक। और इनकी बाज़ारों में इनकी मुद्रा क्या होगी? मान्य होगी। अब सीधे सीधे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे भाई, किसी भी विदेशी को आप अपने देश में मुद्रा जारी करने का अधिकार दे रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप अदूरदर्शी शासक का व्यवहार दर्शा रहे हो, ठीक। तो ये वो आदेश थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का मनोबल बच्चों काफ़ी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अंग्रेज़ों का मनोबल सिर्फ इस बात को लेकर नहीं बढ़ा कि मुगल बादशाह फर्रुखियर ने उनको व्यापारिक विशेषाधिकार दे दिया या मुद्रा छापने का अधिकार दे दिया, ठीक। इनका मनोबल इस बात से बढ़ गया कि अब इनके पास कहीं न कहीं अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनको टक्कर देने का या उनको प्रतिस्पर्धा देने का बच्चों क्या मिल गया? अवसर मिल गया। अब इसी के बाद आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में क्या होगा? एक संघर्ष का दौर शुरू होगा और दक्षिण भारत में 3 युद्ध लड़े जाएंगे, जिसको आप कहते हैं कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक द्वितीय युद्ध और कर्नाटक तृतीय युद्ध। लेकिन इस युद्ध को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मद्रास, बंगाल और बम्बई, ये जो 3 प्रेसिडेंसियां अंग्रेज़ों की बनाई गई भारत में, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अच्छे से समझ लें कि बम्बई को कैसे गेरोल्ड अंगियार ने स्थापित किया, फ्रांसिस को मद्रास ने और बंगाल को जॉब चरनाक ने, और किस तरह ये तीनों बच्चों क्या बनी? प्रेसिडेंसी बनी। क्योंकि जब तक आप इनके इस्टेब्लिशमेंट और इनके रीजन को नहीं जानेंगे कि क्यों जो है इनको केंद्र बनाया गया, क्यों इनको प्रेसिडेंसी बनाया गया, ठीक। हमने बंगाल के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दिया कि बंगाल में किस तरह से इन लोगों ने अपने विशेषाधिकारों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और बंगाल में एक मजबूत कंडीशन में आ गए, ठीक। और अब हम आपको बताएंगे कि वास्तव में मद्रास का उपयोग जहां पर इन्होंने व्यापार के लिए कम किया, वहीं पर राजनीति के लिए ज़्यादा किया, ठीक है। कैसे मद्रास और बंबई का संतुलन बंगाल से आगे चलकर जुड़ जाता है, इसकी जानकारी बच्चों कल मिलेगी, ठीक है। आज काफ़ी शुभरात्रि और काफ़ी थकान भी है, ठीक। तो आप लोगों को आज हम सिर्फ इतनी ही सेवा दे पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग देख रहे हैं बच्चों, आप लोग कोशिश किया करिए कि क्लास को टाइम से अटेंड करें ताकि सभी लोग क्लास को देख पाएँ, आप सभी लोग बच्चों, ठीक है। तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों।